नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्थशास्त्र की इस वीडियो कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। तो अब मांग की लोच को समझने से पहले हमें ये ध्यान करना है कि मांग का नियम क्या बताता था। मांग का नियम हमें यह बताता था कि कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी आती है और कीमत में कमी होने से मांग बढ़ती है। तो अब लेकिन कितनी बढ़ेगी ये मांग का नियम नहीं बताता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मांग की लोच हमें क्या बताती है कि उस माप को बताती है कि कितनी वृद्धि होगी। तो इसको हम इस प्रकार कहेंगे, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके मांग को मांग की लोच कहते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, मांग की लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के मध्य परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध का माप है। प्रोफेसर बोल्डिंग लिखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वह क्या है, मांग की लोच। अब अपनी इतनी बड़ी बात को हम एक सूत्र के रूप में कह सकते हैं यानी कि मांग की लोच किसके बराबर है, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो हो गया कि क्या बन गया कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, कि मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। अब मांग की लोच के प्रकार कितने हैं हमारे पास 3 प्रकार के हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। तो सबसे पहले करते हैं मांग की कीमत लोच। नाम से समझ आ रहा है इसका क्या है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। फार्मूला इसका भी उसी हिसाब से लेगा। इसका सूत्र क्या है, मांग मात्रा हमेशा ऊपर रहेगी और कीमत हमेशा नीचे रहेगी। मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब अनुपातिक परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, एक हल्का सा आपको यहाँ बता देते हैं। इसको आगे डीप में हम पढ़ेंगे जब इसका फार्मूला आएगा कि अनुपातिक परिवर्तन क्या है, चेंज इन क्यू, मांग मात्रा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा बटा पहले की मात्रा। और इसी तरह हम चेंज इन पी कैसे निकालते हैं, बाद की कीमत माइनस पहले की कीमत बटा पहले की कीमत। इसको आप इससे स्ट्रक्चर से समझो, आपके पास 2 स्थिति दी है, पी और क्यू, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी। जब कीमत 5 है तो क्या है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, 100 की और 100 की। और दूसरे में जब 4 है तो कितनी की मात्रा मांग हो रही है, 125 की। तो अब देखो, पहले हमारे पास जो पहले की स्थिति है और एक बाद की स्थिति है, तो क्वांटिटी को हम क्यू से दिखाएंगे, कीमत को पी से दिखाएंगे। तो बाद में मात्रा हमारे पास कितनी है, 125, पहले कितनी थी, 100। तो इन दोनों का अंतर 125 माइनस 100 हो गया 25, और ये 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा, ये कीमत में आ जाएगा। और बटा पहले की कीमत कितनी है, कीमत पहले की कितनी थी हमारे पास, 5 है। तो इस प्रकार इसको जब हम क्वेश्चन के रूप में हल करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे है मांग की आय लोच। अब आय लोच क्या बताती है, जब मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को क्रेता की आय में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की आय लोच कहा जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के माप को मांग की आय लोच कहा जाता है। सरल भाषा में हम सीधा ये कहेंगे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से
किसी वस्तु की मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आयलोच कहा जाता है। सिंपल सूत्र भी है। तो क्यों ऊपर क्या रहेगी? ऊपर तो मांग मात्रा रहेगी। ऊपर है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और आय में अनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मांग की तिरछी या आड़ी लोच। आड़ी या तिरछी मांग हमने पढ़ी थी, उसी तरह है मांग की तिरछी या आड़ी लोच। आपको पता है कि आड़ी या तिरछी की मांग कब होती है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की जगह ले लेती है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो सेम यहीं पे रहेगा ऐसा। किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से किसी दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, उसके माप को क्या कहते हैं? मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहा जाता है। तो सूत्र में हो गया x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग और कीमत तो सेम ही रहेगी, आगे x और y वस्तु लिखा गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ। श्रेणियाँ क्या हैं कि मांग की जो लोच है वो कैसी होती है, कि कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। इसको हम सरल शब्दों में, पूरा आगे पढ़ने से पहले सरल शब्दों में पहले ही समझ लेते हैं। मांग की लोच को हम क्या कहते हैं? 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? जैसे लोच या तो होगी इकाई के बराबर, या होती इकाई मीन्स क्या होता है? एक के बराबर होगी, कि जितना हम काम करते हैं, आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, जितना आपने काम किया उतना ही आपको रिवार्ड मिल गया, तो वो चीज़ क्या होती है? इक्वल होगी। जब दो चीज़ इक्वल हो जाती है तो वो इकाई के बराबर है। एक होती है इकाई से ज़्यादा, आपने काम तो थोड़ा किया, शाबाशी या पैसा आपको क्या मिल गया? ज़्यादा मिल गया। एक होता है इकाई से कम, जब आपने काम तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन रिवार्ड मनी आपको क्या मिली? बहुत कम हुई, वो होगी इकाई से कम। और दो आ जाती हैं, एक है ई इक्वल टू ज़ीरो और ई इक्वल टू, या लोच बराबर क्या कहते हैं? जीरो, और ये लोच बराबर किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? जिसके अंदर लोच बहुत ज़्यादा होगी। लोच का आप समझते हो कि जैसे एक रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं तो कहते इस रबड़ में लचक जाता है, और किसी में क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पूर्णतः लोच कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक है। एग्जाम्पल्स अगर आप लगाना चाहो तो आप कह सकते हो कि जैसे पानी है या मिट्टी घुली हुई है पानी में, अब वो एकदम पतली है, तो आप जरा सा भी उसको हाथ लगाओगे तो वो पानी या मिट्टी वाला पानी कितनी दूर तक जाएगा हमें नहीं पता, किस दिशा में जाएगा ये हमें नहीं पता। तो वो होती है पूर्णतः लोच। पूर्णतः लोचदार मांग। अब बात करते हैं पूर्णतः लोच। वो पूरा तरह लोच था, और यहाँ पे हमने पढ़ने हैं पूर्णतः लोचदार मांग। उस पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जिसमें प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है, यानी कि जिसका हमें अंदाजा नहीं है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन से इसकी मांग मात्रा में अत्यधिक घट या बढ़ जाए तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है। और यह कौन सी स्थिति है? ये काल्पनिक स्थिति है। ये अर्थशास्त्रियों ने अपनी सहूलत के लिए ड्रॉ की थी। एक्चुअल में हमें ऐसी कोई भी स्थिति नहीं मिलेगी कि कीमत, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको डायग्राम में, P1 है तो कीमत रेखा ओ एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो अगर इस स्थिति में ये जरा सी भी ऊपर या नीचे हो जाएगी, अगर कीमत बढ़ गई तो ये क्या होगी? इसकी डिमांड एकदम शून्य हो जाएगी, और जरा सी कम हो जाएगी तो इसकी मांग हमें नहीं पता कि कितनी बढ़ जाए। क्या कभी वास्तविक जिंदगी में ऐसा हुआ है? कभी नहीं। तो इसको बोलते हैं लोच क्या है? पूर्णतः लोचदार है। इसको बोलते हैं ई किसके बराबर होती है? इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इक्वल टू इन्फिनिटी। अब सेकंड नंबर है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग में क्या है? जिसके अंदर लोच बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप कोई रबड़ लेके आते हो तो रबड़ को आपने हल्का सा खींचा, वो ज़्यादा खींचाता है, और एक रबड़ होता है जो बहुत कम खींचता है। तो जो ज़्यादा खींचता है उसके अंदर हम कहते हैं लोच ज़्यादा है। तो इसी तरह हम मांग के केस में देखते हैं
यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत की अपेक्षा अधिक होता है तो इसे अत्यधिक लोचदार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपने कीमत में 10% की कमी की और मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। तो कीमत आपने हल्की सी कम की और मांग में कितने की वृद्धि होगी, 20% की। तो इस तरह की लोच क्या होती है, इकाई से हमेशा ग्रेटर देन होती है। इसको हम लिखते हैं ई जो होता है इस केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब दूसरी एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ये डायग्राम में देखते हैं दूसरी एग्जांपल कि आपके पास कीमत पहले कितनी थी, 80 थी और बाद में 65 थी और 65 से वो क्या हो गया, बढ़कर 80 होगी। अब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, कम होगी। कीमत में फ़र्क कितना आया, सिर्फ 65 से 80, सिर्फ इतनी एरो 15 क्या जो इसका इतनी इंक्रीज़ की। और अब कम कितनी होगी, इतनी ज़्यादा। पहले 110 थी, 110 थी और अब कितनी होगी, 50 होगी। तो ये क्या हो गया, जो लोच है वो हमारी क्या होगी, ई से ई ग्रेटर देन 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच का क्या मतलब होता है कि जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही काम आपका हुआ है, उतना ही वो आगे बढ़ा है। तो इससे इस तरह की लोच को क्या कहते हैं, इकाई के बराबर, यानी कि जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। कहते हैं यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है तो इसे क्या कहते हैं, इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। जैसे आपने 10% की कीमत में 10% की कमी की और मांग कितने प्रतिशत बढ़ी, मांग भी 10% ही बढ़ी। तो इसे क्या कहते हैं, ई जो है इस केस में इकाई के बराबर होता है। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हो, एरो ऊपर ले लो, नीचे दोनों तरफ जाएंगे। अगर पहले कीमत P1 है, इधर आ जाएगी तो Q1, अगर बढ़ गई तो मांग भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो गई। तो यहाँ पे जो ई है वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। थर्ड है हमारे पास अत्यधिक बेलोचदार मांग। अत्यधिक बेलोचदार मांग है जिसके अंदर लोच कम है, काफ़ी कम है। कहते हैं जो हमने पहले वाली स्थिति की थी अत्यधिक लोचदार, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन कम होता है तो इसे अत्यधिक बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे अब आपने कीमत में 20% की कमी की कि मांग बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी मांग उतनी नहीं बढ़ी, वो बढ़ी तो सही लेकिन कम बढ़ी। कितनी बढ़ी, सिर्फ उसमें 10% की वृद्धि हुई। तो इसे कहते हैं कि कीमत में कमी होने पर मांग में जो कीमत तो आपने जितनी कमी की, मांग में उससे कम की वृद्धि होती है। तो इसे अत्यधिक बेलोचदार मांग कहते हैं। जो ये होती है इसको हम लिखते हैं ई जो है ई क्या होती है, लेस देन 1 होती है। आप इसे यहाँ डायग्राम से समझ सकते हो कि 10 से ऊपर की 14 के ऊपर की कीमत बढ़ गई और मांग मात्रा में जो और ये इधर आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इतनी सी कम होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है जिसमें लोच है ही नहीं, लोच का है ही नहीं भी, अगर आप उसे खींचोगे वो खींची नहीं जाएगी। जब वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे आपने कीमत में 10% की कमी या वृद्धि होने पर मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार। इसको हम कैसे कहते हैं, जो इसमें ई जो होती है वो किसके इक्वल टू हो जाती है, 0 की हो जाती है। अब इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस किस केस में जो ई है इक्वल टू 0 होगा। अब हम नमक खाते हैं, नमक में क्या है, नमक की कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, हमने जितना खाना है उतना ही खाना है। कीमत के बढ़ने या घटने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो नमक की कीमत होती है
या मांग होगी कीमत, सॉरी, नमक की जो मांग होगी वो क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। 10 रुपये किलो है तब भी आप उतना खाओगे, 20 रुपये में तब भी आप उतना खाओगे। और एक चीज़, जिन जिन वस्तुओं पर हमारी जेब का बहुत थोड़ा भाग खर्च होता है, उन वस्तुओं की मांग हमेशा क्या होती है, बेलोचदार होती है। एग्जाम्पल आप लो, आप सुई लेते हो, बटन लेते हो, इनके ऊपर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा भाग लगता है। सुई की कीमत 50 पैसे, 1 रुपया। बटन भी आपको 1 रुपये का मिलता है, 1 रुपये के 4 मिलेंगे किसी तरह का भी। तो इसके ऊपर आपकी जेब में से सिर्फ थोड़ा सा पैसा जा रहा है, तो इनकी मांग क्या होती है, हमेशा बेलोचदार होती है। तो अब आप इसे डायग्राम में देख सकते हो कि कीमत अगर P1 थी तब भी डिमांड उतनी की क्यों की क्यों है, कीमत बढ़कर P2 होगी तब भी उतनी है, और कीमत P3 होगी तब भी उतनी की उतनी है। तो इस प्रकार ये हमारे पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। तो आज हमने मांग की लोच के प्रकार और उसकी हमने श्रेणियाँ पढ़ी। श्रेणियों में थी, मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ थी। एक जो लोच है वो अनंत है, इनफाइनाइट है। दूसरी जिसे हमने बोला था पूर्णतः लोचदार मांग। फिर हमने पढ़ी थी अत्यधिक लोचदार मांग, ई ग्रेटर देन 1। और उसके बाद हमने पढ़ा था लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग बोलते हैं, जिसे आप E=1 इकाई। अत्यधिक बेलोचदार मांग जो E<1, और पूर्णतः बेलोचदार मांग E=0। धन्यवाद।